पर एक खुफिया दरवाजा खोलती है, जिसके बाद ये सब के सब अंदर जाते हैं। और जब ये अंदर पहुंचते हैं तो इन सब की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा खजाना होता है। दोनों चोर खजाने की तरफ बढ़ते हैं और जैसे खजाने को यहाँ से ले जाने के लिए इकट्ठा करते हैं, तभी इन दोनों की यहाँ पर मौत हो जाती है, यानी कि ये खजाना श्रापित है। अब एडल अपने आदमियों से कहती है कि तुम्हें ताबूत खोलना होगा, और जब वो ताबूत को खोलते हैं तो उसके अंदर सच में उसी डॉक्टर की मम्मी होती है जो एडल को चाहिए। पर इससे पहले कि वो इस मम्मी को अपने साथ ले जाती, यहाँ पर एक आदमी अपने कुछ लोगों के साथ आ जाता है। दरअसल ये एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो एडल के बारे में पहले से जानता है कि वो एक रिपोर्टर है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एडल कहती है कि मैं इस डॉक्टर की मम्मी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहन बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी बीमारी का इलाज किसी के पास भी नहीं है और मैं चाहती हूँ कि ये मेरी बहन का इलाज करें। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर, जो कि एक प्रोफेसर भी होता है, वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कोई मरा हुआ इंसान किसी का इलाज कैसे कर सकता है। और तब एडल बताती है कि हमारी दुनिया में एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर पहले से उसे जानता है और वो कहता है कि वो वैज्ञानिक अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, वो किसी को जिंदा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर एडल ने गैर कानूनी काम किया होता है, इसीलिए पुलिस वाला कहता है कि एडल को अरेस्ट कर लो। लेकिन एडल उसके ऊपर हमला करती है और ताबूत को लेकर यहाँ से बड़ी चालाकी से पानी के रास्ते निकल जाती है, यानी कि एडल ने उस मम्मी को हासिल कर लिया है जिसे वो दोबारा से जिंदा करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसने कहानी की शुरुआत में वैज्ञानिक के घर से अजीब सी रोशनियों को निकलते हुए देखा था। वो पुलिस के पास जाता है और उन्हें पूरी घटना बताता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने वहां पर एक उड़ने वाले डायनासोर को भी देखा था जो म्यूजियम से बाहर निकला था। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उन्हें लगता है कि इस आदमी ने रात को शराब पी थी, इसीलिए वो उसे जेल में बंद कर देते हैं और साथ ही ये तय करते हैं कि इस बारे में किसी को कुछ न बताया जाए, नहीं तो शहर में पूरी तरह से दहशत फैल जाएगी। लेकिन शहर में दहशत पहले से फैल चुकी होती है, क्योंकि रात को उस उड़ने वाले ड्रैगन ने बहुत सारे लोगों पर हमला करके उन्हें मार दिया था और ये खबर अब न्यूज़पेपर पर छप गई होती है। और जब ये बात प्रेसिडेंट को पता चलती है तो वो पुलिस कमिश्नर को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें इस केस को 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेट करना होगा, मुझे 24 घंटों के अंदर रिजल्ट चाहिए। वहीं हमें म्यूजियम में दिखाया जाता है जहां पर एक दूसरा साइंटिस्ट आता है, उसके साथ उसका एक असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम जॉन है। जॉन एडल का दोस्त भी होता है और उसे पसंद भी करता है। अभी दोनों के दोनों देखते हैं कि म्यूजियम में एक अंडा फूटा हुआ है और साथ में छत भी तोड़कर कोई यहाँ से निकला है। ये दोनों समझ जाते हैं कि इस अंडे से वो उड़ने वाला डायनासोर निकलकर यहाँ से भाग गया, लेकिन कैसे इन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ये डायनासोर का जो अंडा होता है वो 36 मिलियन साल पुराना है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो इनसे पूछती है कि इस अंडे के अंदर से कौन सा जीव निकलकर भागा है और उसका नाम क्या है। ये कहते हैं कि अभी हम इस बारे में जांच कर रहे हैं। पुलिस यहाँ से चली जाती है। वहीं वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जिसके घर पर वो डायनासोर आता है। दरअसल इस वैज्ञानिक ने न सिर्फ उस डायनासोर को दोबारा जिंदा किया है, बल्कि ये उससे कनेक्टेड भी होता है। वैज्ञानिक के इशारों पर ये डायनासोर चल रहा होता है। वैज्ञानिक को पता होता है कि ये भूखा है, इसीलिए उसे खाने के लिए देता है। पर अब यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है, इसीलिए वैज्ञानिक उस डायनासोर को अपने घर में छुपा लेता है और पुलिस वैज्ञानिक से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंदर आती है, उनसे पूछताछ करती है। और पूछताछ के दौरान पुलिस ऑफिसर को एक अंडा दिखता है जिसे वो खाने की कोशिश करता है। अंदर उड़ने वाला डायनासोर जब ये देखता है कि वो अंडा खाने वाला है तो वो पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और घर से उड़कर भाग जाता है। और अब पुलिस ने देख लिया है कि वैज्ञानिक के घर पर वही उड़ने वाला डायनासोर था जिसने रात को कई लोगों पर हमला किया, इसीलिए वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडल को दिखाया जाता है जो अब मिस्र से वापस आ चुकी है। अपने साथ वो उस डॉक्टर की मम्मी को भी लेकर आई होती है जिसे लेने के लिए वो मिस्र गई थी। वो उस मम्मी की पूरे ताबूत को लेकर अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर हमें एडल की बहन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा बीमार होती है। दरअसल वो न बोल सकती है, न सुन सकती है और ना ही किसी तरह से कुछ भी रिएक्ट कर सकती है। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से कोमा में है और एडल अपनी इसी बहन को ठीक करने के लिए डॉक्टर की मम्मी को मिस्र से चुरा कर लाई है, जिसे वो दोबारा से जिंदा करना चाहती है ताकि वो डॉक्टर उसकी बहन का इलाज कर सके। अब यहाँ पर जॉन, जो कि एडल को पसंद करता है, वो उसके लिए एक लेटर डालने लगता है, लेकिन एडल देख लेती है कि दरवाजे के नीचे से कोई लेटर डाल रहा है। वो दरवाजा खोलती है तो बाहर जॉन होता है। यहाँ पर एडल को ये भी पता चलता है कि वैज्ञानिक को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब उन्हें फांसी दी जाने वाली है, इसीलिए जॉन से पूछती है कि फांसी कहाँ पर दी जाती है। जॉन उसे उस जेल का पता बता देता है जहाँ पर वैज्ञानिक होता है और अब एडल अपना भेष बदलकर एक वकील के भेष में उस जेल में पहुंच जाती है जहाँ पर वो वैज्ञानिक से मिलती है। वैज्ञानिक उसे बताता है कि मैंने कई सालों से एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक डायनासोर को दोबारा जिंदा कर दिया, उसे अंडे से बाहर निकाल दिया। ये सुनने के बाद एडल को बहुत खुशी होती है और वो बताती है कि मैं मिस्र से एक बहुत पुरानी मम्मी को लेकर आई हूँ जो कि एक डॉक्टर की मम्मी है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जिंदा कर दो। वैज्ञानिक कहता है कि मेरे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं यहाँ पर जेल में हूँ और बहुत जल्द मुझे फांसी होने वाली है। एडल कहती है कि जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि वकील के भेष में ये एडल है, इसीलिए एडल को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन एडल हार नहीं मानती, वो एक बार फिर से भेष बदलती है और खाना बांटने वाले के भेष में वो एक बार फिर से वैज्ञानिक के पास जाती है। लेकिन एक बार फिर से उसे पहचान लिया जाता है और जेल से एक बार फिर उसे बाहर कर दिया जाता है। लेकिन एडल इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है क्योंकि उसे अपनी बहन को ठीक करना है, जिसके लिए उसे डॉक्टर की मम्मी को जिंदा करना होगा और उस मम्मी को जिंदा करने के लिए उसे वैज्ञानिक की जरूरत है। इसीलिए वो कई बार भेष बदलती है और जेल के अंदर जाती है, लेकिन हर बार उसे पहचान लिया जाता है। पर फाइनली जब वो जेलर के रूप में जाती है तो उसे कोई पहचान नहीं पाता और वो वैज्ञानिक के सेल के पास जाती है तो देखती है कि वहां पर वैज्ञानिक नहीं है बल्कि कोई नया जवान कैदी है। उससे पूछती है कि वैज्ञानिक कहां पर है। वो बताता है कि वैज्ञानिक को यहाँ से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया
गया है और अब उन्हें बहुत जल्दी फांसी होने वाली है। ये सुनने के बाद एडल परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि अगर उसे वैज्ञानिक को बचाना है तो उसे प्रेसिडेंट के पास जाना होगा। इसीलिए वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, जिन्हें वो पहले से जानती है। वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज किसी भी कीमत पर आप उस वैज्ञानिक को छोड़ दीजिए, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं इस बारे में सोचूंगा। और तभी एडल देखती है कि वहाँ महल की छत के ऊपर वही उड़ने वाला ड्रैगन है जिसे वैज्ञानिक ने जिंदा किया था। और अब वो प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करने वाला होता है कि एडल कूद कर उन्हें बचा लेती है। ड्रैगन उड़कर यहाँ से निकल जाता है। ड्रैगन को दरअसल किसी ने नहीं देखा होता और यहाँ पर प्रेसिडेंट की जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो सब की सब यही समझती है कि एडल ने प्रेसिडेंट के ऊपर हमला किया है, इसीलिए उसे यहाँ से पकड़कर बाहर ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाया जाता है जो अपने साइंटिस्ट के साथ होता है। वो उन्हें बताता है कि वो रोज उस उड़ने वाले डायनासोर को खाना खिलाता है कि वो दूसरे लोगों पर हमला ना करे। और अब डायनासोर को भी इसकी आदत पड़ चुकी है, इसीलिए हर रोज खाना खाने के लिए वो यहीं पर आता है। साइंटिस्ट को जॉन का काम बहुत अच्छा लगता है। वहीं एडल को दिखाया जाता है जो हताश होकर घर वापस आ जाती है और जब वो बाथटब में बैठी होती है तभी वो जॉन के लेटर को निकाल कर पढ़ना शुरू कर देती है। जॉन ने उस लेटर में लिखा होता है कि उसे पता है कि डायनासोर कहाँ पर है। ये सुनकर वो जॉन के पास जाती है और जॉन एडल को डायनासोर के पास ले जाता है। एडल जल्दी डायनासोर से दोस्ती कर लेती है और उसकी पीठ पर बैठकर उड़कर उस जगह जाती है जहां पर वैज्ञानिक को फांसी होने वाली होती है, लेकिन वो उड़ने वाले डायनासोर की मदद से वैज्ञानिक को वहां से उड़ाकर बचाकर ले आती है। ये उस जगह आते हैं जहां पर डायनासोर को खाना दिया जाता था। यहाँ पर जॉन और उसका सीनियर साइंटिस्ट भी होता है। दरअसल ये वैज्ञानिक को पहले से जानता है और ये दोनों दोस्त होते हैं, इसीलिए एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। उड़ने वाला डायनासोर भी यहीं पर होता है और तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसे डायनासोर को मारने का काम दिया गया था और वो डायनासोर को गोली मार देता है। और जब उसे गोली लगती है तो वैज्ञानिक पर भी इसका असर होता है। दरअसल इन दोनों की जो सोल होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, यानी कि डायनासोर को अगर चोट लगी तो उसका असर वैज्ञानिक के ऊपर होगा और अगर वैज्ञानिक को चोट लगी तो उसका असर उस उड़ने वाले डायनासोर पर भी होगा। और अब जब वैज्ञानिक अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं तो एडल उन्हें अपने घर ले आती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हारे घर में जितनी भी एंशिएंट यानी कि पुरानी चीजें हैं उन सबको मेरे सामने रखो। और जब एडल ऐसा करती है तो वैज्ञानिक अपनी शक्तियों से उन सभी चीजों को हवा में उड़ाना शुरू कर देते हैं, पर कुछ ही देर बाद वो चेयर से नीचे गिर जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के साथ उड़ने वाले डायनासोर की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वैज्ञानिक ने मरने से पहले अपने सभी मंत्रों को, पूरे एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लिया होता है। और पीछे जो मम्मी खड़ी होती है वो अब जिंदा हो चुकी है। वो मम्मी एडल की बहन के पास जाती है और एडल से पूछती है कि इसे क्या हुआ। एडल बताती है कि आज से 5 साल पहले जब मैं अपनी बहन के साथ लॉन टेनिस खेल रही थी तो टेनिस की बॉल उसके सर पर लगी जिससे वो गिर गई, जिस वजह से उसकी हेयर पिन उसके सर के पीछे से अंदर चली गई और तब से वो इसी तरह से। क्या आप इसे ठीक कर सकते हो? डॉक्टर की मम्मी कहती है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मैं सिर का नहीं बल्कि हाथों का, उंगलियों का डॉक्टर था। लेकिन जब वैज्ञानिक ने मुझे जिंदा किया तो आसपास जितनी भी मम्मीज है वो सब भी जिंदा हो गई होंगी और मैं जानता हूँ कि इसे कौन ठीक कर सकता है। पास के म्यूजियम में हमारे राजा फेरो का जो डॉक्टर है उसकी भी मम्मी है, वो भी जिंदा हो गया होगा और उसके पास तुम्हारी बहन का इलाज है। इसीलिए सब के सब यहाँ से उस म्यूजियम की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद ही देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी मम्मी जिंदा हो चुकी है। ये सबसे पहले फेरो यानी कि राजा की मम्मी के पास जाते हैं, जहाँ पर फेरो जागने के बाद बहुत खुश होता है। फेरो को बताया जाता है कि हम सबको एडल ने जिंदा किया है। एडल फेरो से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बहन का आप इलाज करवा दीजिए, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। फेरो अपने डॉक्टर से कहता है कि उसकी बहन को ठीक कर दिया जाए और उसकी बहन के सिर पर जो पिन होती है फेरो की डॉक्टर उसे निकाल कर उसे पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर देती है, जो देखकर एडल को बहुत खुशी होती है। वो अपनी बहन को गले से लगा लेती है। वहीं फेरो अपने सभी साथी मम्मीज के साथ शहर में घूमने के लिए निकल जाती है। वहीं अगली सुबह एडल को दिखाया जाता है जो अपने काम से बहुत थक चुकी होती है, इसीलिए वो वेकेशंस के लिए जाना चाहती है। उसके पास उसका कैमरा भी होता है और जिस शिप से वो जा रही होती है उस शिप का नाम होता है टाइटैनिक। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म।